साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर आती है, तो उसमें दिसंबर 2021 का जो मंथली करंट अफेयर है उसको यहाँ पर हम लोग सेक्शन वाइज देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो इसका पहला सेक्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एवं गवर्नेंस, इसमें जो सात टॉपिक दिए गए हैं उसमें जो दूसरा टॉपिक है वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन ग्लोबल गवर्नेंस, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि यह चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के विषय पर आयोजित पहले शिखर सम्मेलन समिट फॉर डेमोक्रेसी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक शासन अर्थात ग्लोबल गवर्नेंस का मार्गदर्शन करने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत की। अब हम लोग बात कर लेते हैं समिट फॉर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र शिखर सम्मेलन से संबंधित अन्य फैक्टरों के बारे में। तो देखिए, यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों को अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की एक पहल है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसका इनिशिएटिव है? तो अमेरिका का इनिशिएटिव है। यह 2 चरणों वाला एक पहल है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस प्रकार के 2 सम्मेलनों में से यह पहला सम्मेलन था। इसने लोकतांत्रिक सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को एक मंच प्रदान किया है। इसका उद्देश्य 3 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित कर लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक मजबूत बनाना। अब ये 3 स्तंभ कौन से, उनको भी एक बार देख लीजिए यहाँ पर। तो ये 3 स्तंभ है। पहला है लोकतंत्र को मजबूत करना और तानाशाही का विरोध करना। दूसरा स्तंभ है मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और तीसरा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। तो ये 3 स्तंभ वो पर ध्यान केंद्रित कर लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक मजबूत बनाना है। इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देने के लिए प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रिन्यूअल की शुरुआत की है। इसके लिए अमेरिका ने $424.4 मिलियन खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक शासन और वैश्विक खतरे के बारे में, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ग्लोबल रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले जो वैश्विक खतरे हैं उनको पॉइंट वाइज यहाँ पर एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रमुख वैश्विक खतरे हैं उसमें सबसे पहले बात आती है आर्थिक खतरे की। तो आर्थिक खतरे को देखें तो आर्थिक खतरे में आपका बेरोजगारी, एसेट बबल मतलब वास्तविक मूल्य की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि का होना और राजकोषीय संकट। तीसरा, गैर कानूनी व्यापार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को खतरा। वहीं दूसरा जो खतरा है वैश्विक खतरा, वो पर्यावरणीय खतरे हैं। इसमें जैव विविधता की हानि, मानवजनित पर्यावरणीय आपदा, मौसम और जलवायु संबंधी चरम घटनाएं हैं। और वहीं तीसरा जो है भू राजनीतिक खतरे। इसके तहत आतंकवाद और 2 देशों के बीच विवाद, देश का आर्थिक या राजनीतिक पतन, या तीसरा है राष्ट्रीय और वैश्विक शासन की विफलता का होना। जो चौथा खतरा है वो सामाजिक खतरा है। इसके तहत जल और खाद्य संकट आता है, संक्रामक रोग है, शहरी योजना की विफलता है। और वहीं अगला है तकनीकी खतरे। इसके तहत साइबर हमले और डेटा की चोरी का होना, नकारात्मक तकनीकी विकास और सूचना अवसंरचना का विफल होना, ये कुछ तकनीकी खतरे के तहत आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक शासन और वैश्विक खतरे की। तो वैश्विक शासन एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण हेतु विश्व को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रबंधन का एक साधन है। इसमें वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई का समन्वय करने और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थानों, नीतियों, मानदंडों, प्रक्रियाओं और पहलों की एक जटिल प्रणाली शामिल है। इसके लिए अनेक प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। इन हस्तक्षेपों में लोकहित प्रदान करने के साथ ही एकीकृत मानकों का विकास भी शामिल है। इसके अलावा हस्तक्षेपों में अधिक पूर्वानुमान, स्थिरता और व्यवस्था लाने हेतु राज्यों तथा उनके नागरिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना भी शामिल है। कोविड-19 के बाद वैश्विक खतरे, आर्थिक और पारिस्थितिकी संकट, भू राजनीतिक, सामाजिक तनाव आदि उल्लेखनीय गति से बढ़े हैं। इसलिए वर्तमान में वैश्विक जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है ताकि निष्पक्ष दुनिया के विचार की रक्षा की जा सके। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है न्यूनतम संघर्ष वाली दुनिया के निर्माण तथा भेदभाव के बगैर सबकी मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए समृद्ध समाजों का निर्माण करके इस विचार में मदद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक सिद्धांत और वैश्विक शासन में इनके लाभों की। तो देखिए, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में लोकतंत्र के 5 मुख्य सिद्धांतों तथा शासन के अन्य रूपों से भिन्न इसकी अनूठी विशेषताओं की पहचान की गई है। जो लोकतंत्र के 5 प्रमुख सिद्धांत है उनकी यहाँ पे बात करें तो देखिए, लोकतंत्र क्या होता है? जनता का नियंत्रण और राजनीतिक समानता के लिए
5 स्तंभ हैं। इसमें है, पहला है प्रतिनिधि सरकार का होना। प्रतिनिधि सरकार का होना कैसे सुनिश्चित होगा? इसके लिए निष्पक्ष चुनाव, समावेशी मताधिकार का होना, स्वतंत्र राजनीतिक दलों का होना और निर्वाचित सरकार का होना। और दूसरा हिस्सा है लोकतंत्र का भागीदारी। भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी? नागरिक समाज की भागीदारी, निर्वाचकों की भागीदारी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र, ये भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। और तीसरा इसका स्तंभ है निष्पक्ष प्रशासन। ये कैसे सुनिश्चित होगा? तो कानून का निर्धारित तरीके से लागू होना, भ्रष्टाचार की अनुपस्थित होना ही जो है निष्पक्ष प्रशासन की मौजूदगी का लक्षण है। सरकार पर नियंत्रण का होना, ये आपका चौथा मूल स्तंभ है। इससे ये कैसे प्रभावी होगा? तो इसके लिए प्रभावी संसद का होना, न्यायिक स्वतंत्रता का होना और मीडिया की सत्यनिष्ठा का होना। वहीं जो पांचवा स्तंभ है वो मूलभूत अधिकार। तो इसके लिए न्याय तक पहुंच का होना सुनिश्चित होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता का होना और सामाजिक अधिकार और समानता का होना सुनिश्चित करता है मूलभूत अधिकारों को। अब यहां पर आगे देखें तो देखिए, वैश्विक शासन में इन लोकतांत्रिक जो 5 सिद्धांत हैं, इनके कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला, सार्वजनिक कल्याण। तो देखिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए साझेदारी के निर्माण हेतु लोगों, निगमों, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को एक साथ लाने में सहायता करना। दूसरा, सार्वभौमिक रूप से सुलभ और नागरिक केंद्रित सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शासन प्रणालियों को नियम आधारित व्यवस्थाओं के माध्यम से मजबूत करते हुए वैश्विक स्तर पर मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। अगला है, नए युग के अभिकर्ताओं को शासन में शामिल करते हुए समकालीन मानव संपर्क को बढ़ावा देना तथा विभिन्न स्तरों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में विकेंद्रित होती समग्र शासन प्रणाली को बढ़ावा देना। साथ ही न्याय के मूल्यों के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने हेतु समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं को बढ़ावा देना। अर्थात इंग्लिश में कहें तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज, इसको बढ़ावा देना। अगला है, सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रों में एक समावेशी, जवाबदेह और उत्तरदायी संप्रभु सत्ता की स्थापना करना। साथ ही सरकार और उसके निर्णयों को वैधता प्रदान करना। यह बहुत कम या उन नियम रहित देशों में दिखाई देता है जो स्वयं को लोकतांत्रिक बताकर वैधता प्राप्त करना चाहते हैं। अब लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं, यदि उनकी बात करें तो पहला है बढ़ता अधिनायकवाद। देखिए, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में अधिनायकवादी दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों की संख्या जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाले देशों से अधिक है। इसी प्रकार फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में वर्ष 2020 को वैश्विक स्वतंत्रता में गिरावट के लगातार 15वें वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला है, चुनावी ईमानदारी पर संदेह। देखिए, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो अथवा कोई अन्य लोकतंत्र, चुनावी ईमानदारी पर प्रश्न उठाया जा रहा है। नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुपालन की स्वीकृति देना महामारी के जोखिमों के कारण चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार का। तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार राष्ट्रों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है तथा यह स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के समग्र कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। आगे देखें, गलत सूचना का प्रभाव। तो देखिए, विगत कुछ वर्षों में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुष्प्रचार, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग आदि के माध्यम से गलत सूचना लोकतंत्र के विघटन के लिए एक प्रमुख उपकरण बन गई है। अब इस पर आगे की राह क्या है? तो उसमें वैश्विक शासन के केंद्र में अंतर सरकारी सहयोग के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांत खंडित और जटिल वैश्विक शासन को सुचारू करने हेतु महत्वपूर्ण है। यदि हम निम्नलिखित सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की चुनौतियों को दूर करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को एक साथ लाने में मदद कर सकता है। पहला, कैसे? निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के नए अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं और लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देकर के लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संस्थानों को मजबूत बनाना। दूसरा, प्रतिस्पर्धी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना जिसमें विपक्ष के पास सत्ता हासिल करने का एक वास्तविक मौका हो। तीसरा, प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुक्त और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना, भ्रामक सूचना से दूर रहना और सरकारी संस्थानों को तानाशाही साधनों का उपयोग करने से रोकना। अगला है, बिग डेटा व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए नवीन तरीके से भ्रष्टाचार से लड़ना और शासन में धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का पता लगाने और उसे रोकने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। अगला है, प्रौद्योगिकी कंपनियों की सहायता से खुले और लोकतांत्रिक समाज को बचाने या उसे जीवंत बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत
करना, इसके साथ ही सोशल मीडिया तथा क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक मानदंडों को आकार देना, लोकतांत्रिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए शक्तिहीन संस्थानों तथा खराब शासन जैसी समस्याओं का समाधान करके लोकतंत्र की कमियों को दूर करना, साथ ही संक्रमणकालीन लोकतंत्रों की सहायता करना और मध्यस्थ निकायों जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ आदि के रूप में कार्य करने वाले क्षेत्रीय समूहों के साथ भागीदारी कर क्षेत्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करना। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र की आवाज को और मुखर बनाने तथा वैश्विक खतरे को दूर करने के लिए साझेदारी का निर्माण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधार लाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोक लेखा समिति की बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।